हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्मॉल्डरिंग हेट्रोसाइकिल्स यूनिट 3 का जो पार्ट है। मैं आपको एमएससी के लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, ओके, लेट्स बिगिन। सो स्मॉल्डरिंग हेट्रोसाइकिल्स, स्मॉल्डरिंग मतलब 3 to 4 मेंबर्ड रिंग। स्पेशली हम स्मॉल रिंग किसको बोलते हैं, जो 3 से 4 मेंबर्ड की रिंग्स होती है उसको हम स्मॉल रिंग में कंसिडर करेंगे। और हेट्रोसाइकिल मतलब स्ट्रक्चर कैसे होगी, साइक्लिक होगी। बट हेट्रो मतलब कोई अदर एटम, होमो मतलब सिमिलर, एक जैसे। हेट्रो मतलब उनमें से कोई एक एटम कैसा होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा। जितने भी रिंग में एटम्स होंगे उनमें से कोई एक अलग होता है तो उसको क्या कंसिडर करेंगे हम, हेट्रो एक एटम। ऑलराइट, सो स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकिल्स। पता चला स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकिल्स में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। रिंग स्मॉल होगी और जो साइक्लिक रिंग होगी उसमें एक हेट्रो एटम होगा। अब नॉर्मली हम किसको मानते हैं स्मॉल रिंग, 3 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड। 3 मेंबर्ड को फिर से हम देखेंगे तो सेचुरेटेड कंटेनिंग 1 हेट्रो एटम। सेचुरेटेड का मतलब जिसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको क्या बोलते थे, सेचुरेटेड। तो 1 सेकेंड, या अगर कोई भी उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड। नाउ सेचुरेटेड कंटेनिंग 1 हेट्रोएटम। हेट्रोएटम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। मेनली हम इन तीनों एटम्स को कंसिडर करेंगे ऑन अवर एमएससी लेवल, राइट। सो नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन अगर किसी भी 3 मेंबर्ड रिंग सेचुरेटेड रिंग में नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एज एन हेट्रोएटम तो उसका क्या बोलेंगे हम, एजिरिडीन। अगर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एज एन हेट्रोएटम देन वी विल कॉल इट ऑक्सीरेन। एंड अगर सल्फर प्रेजेंट है एज एन हेट्रोएटम देन इट विल बी कॉल्ड थीरेन। ऑलराइट, सो कौन से 3 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स पढ़ी हमने, एजिरिडीन, ऑक्सीरेन, थीरेन। अब इनके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे कि इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, इनकी रिएक्शंस कैसे क्या होती है, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब सेचुरेटेड कंटेनिंग 1 हेट्रोएटम, 4 मेंबर्ड रिंग्स के बारे में देखेंगे। तो अगर कोई 4 मेंबर्ड रिंग है और उसमें कोई हेट्रोएटम प्रेजेंट है, हेट्रोएटम कौन कौन से, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। अगर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एज एन हेट्रोएटम इन एनी 4 मेंबर्ड सेचुरेटेड रिंग देन इट विल बी कॉल्ड एजिटिडीन। अगर ऑक्सीजन एज एन हेट्रोएटम प्रेजेंट है 4 मेंबर्ड सेचुरेटेड रिंग में तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेन। और अगर सल्फर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, थीटेन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे अब इसके बारे में पढ़ने वाले हम आगे, एजिडिडीन के बारे में। जो फर्स्ट हमने 3 मेंबर रिंग पढ़ी बताई थी मैंने, इसका जैसे केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन प्रेजेंट है इसमें तो C2 हो गया। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कितने हो गए, 2 2 4, 4 + 1 5, तो C2H5 एंड N, ये इसका क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला। ऑलराइट, सो ये और ये किसकी स्ट्रक्चर है, एजिरिडीन की। अब एजिरिडीन को और क्या बोल सकते हैं, एजा इज यूज फॉर नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एज एन हेट्रोएटम तो एजा। साइक्लिक है, साइक्लो प्रोपेन। प्रोपेन वैसे तो हम 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं, C3H क्या हो जाता है, C3H8 के लिए यूज करता है। बट इसमें हम किसके लिए यूज करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन पे, उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, प्रोपेन। द 3 मेंबर्ड सेचुरेटेड हेट्रोसाइकिल कंटेनिंग नाइट्रोजन इज द हेट्रोएटम नोन एज एजिडिन और एजासाइक्लोप्रोपेन। ऑलराइट, अब इसकी सिंथेसिस या मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे हम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या जाएगा, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन और साइक्लोएडिशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर अंदर। साइक्लोएडिशन रिएक्शंस वगैरह आपने आई होप एमएससी प्रीवियस में पढ़ी होगी आपने, साइक्लोएडिशन रिएक्शन
वगैरह, तो उसी से रिलेटेड है। अगर आपको इसके बारे में भी कोई डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप बता सकते हैं, आई विल प्रोवाइड यू। ऑलराइट, अब इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? 3 मेंबर रिंग्स आर रिलेटिवली इजीली फॉर्म्ड, बट इट डिपेंड्स अपॉन, जो इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है मेनली, रिंग स्ट्रेन और दूसरा क्या फैक्टर होता है, आप बताइए। दूसरा क्या फैक्टर होगा? फर्स्ट फैक्टर इज रिंग स्ट्रेन, ठीक है। जो भी स्ट्रेन होगा या कोई जो भी फोर्स प्रेजेंट होगा किसी भी रिंग में, रिंग फॉर्मेशन की वजह से उसको बोलते हैं हम रिंग स्ट्रेन। दूसरा फैक्टर होता है चेन लेंथ, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन। रिंग स्ट्रेन हो गया, सेकंड क्या हो जाएगा? चेन लेंथ। किसकी लेंथ? चेन लेंथ। ऑलराइट। 3 मेंबर रिंग्स आर रिलेटिवली इजीली फॉर्म, 3 मेंबर वाली रिंग इजीली फॉर्म हो जाती है, बट ये कौन से 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? रिंग स्ट्रेन पे और चेन लेंथ पे। रिंग स्ट्रेन, द साइक्लाइजेशन इज मोर डिफिकल्ट विद ग्रेटर रिंग स्ट्रेन इन द प्रोडक्ट ऑफ साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन रिएक्शन डिफिकल्ट कब हो जाती है? कब होती है? साइक्लाइजेशन रिएक्शन becomes difficult when ring strain is higher। जैसे 3 मेंबर रिंग होती है ना, उसमें रिंग स्ट्रेन ज़्यादा होता है। 3 मेंबर हो गई, 4 मेंबर हो गई, उसमें रिंग स्ट्रेन ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू 5 एंड 6 और 6 मेंबर। 6 फिर उसके बाद में उनमें भी 7, 8 वाली रिंग्स में भी फिर बढ़ने लग जाता है रिंग स्ट्रेन। तो सबसे कम तो नॉर्मली 5, 6 मेंबर में तो 3 और 4 मेंबर हो गया, 6, 8, 10 मेंबर हो गई, उनमें रिंग स्ट्रेन ज़्यादा होता है। ऑलराइट, अब दूसरा फैक्टर क्या है? चेन लेंथ। चेन लेंथ में के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? द रिंग फॉर्मिंग एबिलिटी फोर्स विद इंक्रीज इन द चेन लेंथ। जो रिंग फॉर्मेशन की एबिलिटी है वो कैसे कैसे, ये हम रिंग स्ट्रेन से भी समझ सकते हैं और इससे भी, उसमें भी ज़्यादा मेंबर हायर मेंबर्ड में हायर मेंबर्ड रिंग रिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? रिंग स्ट्रेन बढ़ जाता है। और इसमें भी देखो कि जैसे जैसे चेन लेंथ इंक्रीज होगी वैसे रिंग फॉर्मेशन एबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। ये इस लाइन का मीनिंग है कि द रिंग फॉर्मिंग एबिलिटी falls off with an increase in the chain length. Although the ring strain in 3-membered ring is high, but the probability of the ends of the chain being in the right conformation for ring closure is high. ये क्या बोल रहा है कि 3 मेंबर रिंग जो होती है उसमें रिंग स्ट्रेन माना कि ज़्यादा होता है। ऑल्दो द रिंग स्ट्रेन इन 3 मेंबर रिंग इज हाई, but the probability of the ends of the chain being in the right conformation for the ring closure is high। but कि जो एंड्स होंगे चेन के वो राइट कन्फर्मेशन है में ही होंगे ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द रिंग, वो भी ज़्यादा होता है। अब मेथड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एज़िडिन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे हम कि कैसे कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑलराइट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे तो गैब्रियल मेथड हो गया। 2 मेथड पढ़ेंगे मेनली, इतने ही पूछे जाएंगे आपके केमिस्ट्री में, तो उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से हूँ एंड आई थिंक मोस्टली यूनिवर्सिटी जो मैंने देखा था औरों का भी सिलेबस तो सब में सिमिलर सा ही होता है। अब गैब्रियल मेथड बताती हूँ क्या होता है गैब्रियल मेथड में। इसमें आपने क्या लिया, किसकी फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं अपन? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एज़िडिन। अब एज़िडिन को बनाने के लिए इसमें क्या लेते हैं? स्टार्टिंग सब्सट्रेट क्या लेंगे? ऑक्सीरेन लेंगे। ऑक्सीरेन की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? एमीन से करवाएंगे। ऑलराइट, तो इसमें ऑक्सीरेन लिया, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे? एमीन के साथ। तो ऑक्सीजन होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एपॉक्साइड रिंग, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? ये वाला जो कार्बन है उससे RNH, राइट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा? ये वाला एक H तो किससे जुड़ जाएगा? इससे, और यहाँ पर क्या बोलते हैं? NHR, ये वाला इससे जुड़ जाएगा। राइट,
अब आगे ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एमीन। ये क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी, ये वाला अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा हो गया, तो बीटा हाइड्रोक्सी एमीन, राइट, ये बीटा हाइड्रोक्सी एमीन बन गया। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, HCl के साथ करवाएंगे। HCl क्या करेगा, ये वाला HCl का जो हाइड्रोजन है, वो क्लोराइड है, वो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, क्लोराइड वाला एटम पे अटैक करेगा, बीटा कार्बन पे अटैक करेगा, और बीटा कार्बन पे अटैक करने के बाद का जो हाइड्रोक्सी है वो किसके साथ, HCl के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2O को रिमूव कर देगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, बीटा क्लोरो एमीन, बीटा अल्फा बीटा, तो ये भी क्लोरीन यहाँ से जुड़ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा क्लोरो एमीन। फिर इसका जो इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होगा, इसलिए हम बोल रहे थे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन किया था, वो इसलिए पढ़ा था। फिर इसका क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होगा, ये क्लोरीन है वो निकल जाएगा, और ये वाला जो एमीन है इसके जो लोन पेयर्स है वो इस पर बीटा कार्बन पे अटैक करेंगे, और इसका साइक्लाइजेशन हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एजिरिडीन बन जाएगा, जिसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप यू गेट इट। और इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि वापस बता रही हूँ, ऑक्सीरेन का एक मॉलिक्यूल लिया, एक एमीन का मॉलिक्यूल लिया, प्राइमरी एमीन का। ऑक्सीरेन के मॉलिक्यूल का और एमीन का मॉलिक्यूल दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एमीन बनाएंगे। बीटा हाइड्रोक्सी एमीन का जब रिएक्शन करवाते हैं हम HCl के साथ, तो HCl का क्लोरीन एटम बीटा कार्बन पे अटैक करेगा, और क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, बीटा क्लोरो एमीन बन जाएगा। बीटा क्लोरो एमीन के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होगी, और क्या बन जाएगा, एजिरिडीन बन जाएगा। तो ये सिंपल है, समझ में आ गया होगा। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द एजिरिडीन इज वैंकर मेथड। वैंकर मेथड में क्या लेंगे हम, बीटा हाइड्रोक्सिल एमीन को लेंगे, सब्स्टिट्यूट क्या है, बीटा हाइड्रोक्सिल एमीन लिया, बीटा अल्फा बीटा, आई होप आपको पता होगा कि कैसे हम अल्फा बीटा कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग नेमिंग। तो बीटा हाइड्रोक्सिल एमीन की किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम इसमें, H2SO4 के साथ, H2SO4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 के साथ अगर हम बीटा हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन करवाते हैं, तो ये इसका जो HSO3 है वो कहाँ पर रिएक्ट करेगा, बीटा कार्बन पे अटैक करेगा, बीटा कार्बन के साथ अटैक करने के बाद ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, और इसमें से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। एक तो इसका हाइड्रोजन रहेगा, और ये दो हाइड्रोजन मिलके H2 को रिमूव कर देंगे, और क्या बन जाएगा, बीटा एमिनो हाइड्रोजन सल्फेट, बीटा एमिनो हाइड्रोजन सल्फेट के फॉर्मेशन हुआ। बीटा एमिनो हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन अगर अपन किसी बेस के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन H+ को रिमूव कर देगा वो, और क्या बना देगा, जो H+ को रिमूव करने के बाद यहाँ पर ये सिंपली क्या रह जाएगा, NR रह जाएगा। NR जब ये किसकी तरह का वर्क करेगा, बेस की तरह वर्क करेगा, और ये क्या किस पे, जो बीटा कार्बन है उसके हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करने के बाद ये एजिरिडीन बना लेगा, और ये वाला जो HSO4 रिमूव हो जाएगा, H2SO4 रिमूव हो जाएगा इसमें। ऑलराइट, एजिरिडीन बन गया। तो ये दो मेथड्स आप देख लेना, ये काफ़ी है। वैसे आगे इसमें अगर आप नेट वगैरह के लिए प्रिपरेशन करते हो तो ये वाली रिएक्शंस भी आ सकती है। टिल्डन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम किसकी, ब्यूटीन की, तो उससे भी हम क्या बना सकते हैं, फिर एजिरिडीन बना सकते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस, इसकी एजिरिडीन की रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप ये सब रिवाइज कर लेना जो भी मैंने आज पढ़ा है 3 मेंबर्स हाइड्रोसाइकिल्स में, वो रिवाइज कर लेना। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सब कुछ समझ में आए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।